आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। पहले हेडलाइंस। फहश रिमार्क्स मामले पर यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना की बढ़ी मुश्किलें। मुंबई पुलिस ने दोनों को किया तलब। आसाम में भी दर्ज हुआ मुकदमा। शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट नरेश महास्के ने रणवीर अलाहाबादिया के मुतनाज़ा तबसरे का मामला पार्लियामेंट में उठाया। सोशल मीडिया के सख्त कवानीन पर दिया जोर। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में महालक्ष्मी साइरस नुमाइश का किया इफ्तिताह। रिवायती हाथ से बनी अशिया और खदमात का है अहम प्लेटफॉर्म। महाराष्ट्र में 12वीं जमात के इम्तिहानात का आज से हुआ आगाज। रियासती वजीर तालीम दादाजी भूसे ने तलबा को बगैर किसी दबाव के इम्तिहान में शरीक होने का दिया मशवरा। और अब खबरें तफसील से। मुंबई पुलिस मंगल के रोज मशहूर यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया के वर्सोवा इलाके में वाक़ घर पहुंची। ताहम पुलिस एहलकार ने मीडिया को कुछ भी मालूमात फराहम करने से इनकार कर दिया। कहा जा रहा है कि पुलिस ने रणवीर को तलब किया है। वाज़ेह है कि कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज़ गॉट टैलेंट में रणवीर अलाहाबादिया ने नाज़ेबा तबसरे किए हैं, जिस पर मुख्तलिफ गोशों से इस बयान की शदीद मजम्मत की जा रही है। असम में रणवीर समेत शो में शामिल दीगर अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मुंबई पुलिस भी इस हवाले से कार्रवाई कर रही है। इस मामले पर रणवीर ने एक वीडियो जारी करते हुए माफ़ी मांगी है। I cannot tell you right now something which is cannot be put in out in the media. बिल्कुल I would refrain myself. आपके क्लाइंट कौन है जिसको आशीष इंतलामी सर। थैंक यू सो मच। तो उनको समन किया है पुलिस ने। समय रैना के इंडिया गॉट टैलेंट पर रणवीर अलाहाबादिया के मुतनाज़ा तबसरे का मामला पार्लियामेंट में उठाया गया। शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट नरेश महास्के ने लोकसभा में इस मामले को उठाया। उन्होंने हुकूमत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मवाद के लिए सख्त ज़ाब्ते और रहनुमा उसूल मुतारफ़ कराने पर जोर दिया। महास्के ने लोकसभा में कहा, सोशल मीडिया, पॉडकास्ट और OTT मवाद को रेगुलेट करने के लिए कानून की फौरी ज़रूरत है। सोशल मीडिया, पॉडकास्टर आणि OTT प्लॅटफॉर्मवर जे चुकीच्या पद्धतीने भारतीय संस्कृतीवर घाला घालण्याचे जे प्रयत्न सुरू आहेत, याविषयी विशिष्ट कायदा झाला पाहिजे, या संदर्भात या ठिकाणी बोलत आहे। काल रणवीर अलाहाबादिया सारख्या इन्फ्लुएन्सरनी आई वडिलांच्या संदर्भात अनेक चुकीची विधानं केली। आपल्या संस्कृतीवरती घाला घालण्याचं काम ही सर्व मंडळी करत आहेत। OTT प्लॅटफॉर्मवर लोकशाहीच्या नावावरती चुकीच्या पद्धतीने विषय हँडल करायचे, देवदेवतांच्या विरुद्ध चुकीच्या पद्धतीने बोलायचे। याला कारण OTT प्लेटफॉर्म पर कोई भी सेंसर नहीं है, उनको दिशा नहीं है, उनके कंटेंट पे कुछ भी दिशा नहीं है। कुछ भी पॉलिटिकल के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बातें करने की ये जो रिवाज चालू है, इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ध्यान देना चाहिए और सेंसर लगाना चाहिए। OTT प्लेटफॉर्म्स, सब पॉडकास्टर, उनके लिए सख्त कायदा बनाना चाहिए और उनके ऊपर तुरंत गुना दाखिल करना चाहिए। ये विषय ये सभागृह में मैं आपके सामने रख। यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया के तनाज़े पर महाराष्ट्र के वजीर योगेश रामदास कदम का कहना है कि वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने पहले ही इसके खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस दरकार जरूरी कार्रवाई करेगी। हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी ने ऑलरेडी उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए निर्देश दे चुके हैं और मेरे ख्याल से उनके ऊपर FIR भी लॉन्च हो चुकी है। कौमी कमीशन बराए खवातीन की चेयरपर्सन विजया किशोर राहतकर का कहना है कि एक शो के दौरान रणवीर अलाहाबादिया ने जो ज़बान इस्तेमाल की है वो फहश है और उसे इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।
हम इस हवाले से बहुत संजीदा हैं और हमने आईटी के वजीर को लिखा कि इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के लिए सख्त कवानीन बनाए जाएं ताकि इसे कंट्रोल किया जा सके। जो भाषा वहाँ पे यूज की गई है वो बहुत खराब भाषा है। इस भाषा का इस तरीके से ऐसा उपयोग नहीं होना चाहिए। इस विषय में कमीशन बहुत गंभीर है और हमने आईटी मिनिस्टर को कल ही लिखा है कि ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स है, इस प्लेटफॉर्म्स के लिए कुछ नियमावली और अच्छे तरीके से होनी चाहिए और ऐसे नियमावली के माध्यम से ही उनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना के खिलाफ एफआईआर। शिवसेना की लीडर मनीषा कांडे ने कहना है कि बार बार ऐसे कॉमेडियन यूट्यूबर्स पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि ये बेहुदा कॉमेडी थी, उन्होंने तमाम हदें पार कर दी है, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। Time and again people have been screaming about censorship for the OTT platforms and for such YouTubers, influencers, stand-up comedians, because many times you find that it is not a pure humorous comedy, but it is very vulgar and very distasteful, and particularly commenting on your own parents and talking about body parts. I think they have crossed all limits. And this cannot be tolerated. I mean, when you talk of making India drug-free, making India a better place to live in, where does all this fit into? So such people need to be punished, or at least they should understand that in what way they are influencing the youngsters and corrupting young minds. There should be a censorship on all these things, because right now, I mean, we are just talking of bringing censorship. There are people who are, forcing the government to bring, but somehow the government doesn't seem to be very keen. The central government should take lead in this and bring about a censorship. रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना के तनाज़े पर ऑल इंडियन सिनी वर्कर्स एसोसिएशन के सदर सुरेश गुप्ता का कहना है कि इन खुदसाख्ता मवाद बनाने वालों और मिजाह निगारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हमने इन पर फौरी पाबंदी का मुतालबा किया है। हमने ये भी मुतालबा किया कि इनके नाम पर कोई यूट्यूब चैनल नहीं होना चाहिए और इन्हें कोई प्रोडक्शन हाउस खोलने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। देखो, समय रैना सेल्फ प्रोक्लेम्ड कॉमेडियन है। वो तो अभी जब ये इंडियन गॉट टैलेंट आया तो लोगों को पता चला समय रैना है कौन, क्या बैकग्राउंड है इसका। हम जानते हैं लेजेंड राजू श्रीवास्तव, सुनील पाल, कई ऐसे लेजेंड्स कॉमेडियन है। ये कौन है समय रैना? ये दो कौड़ी के लोग, ये चीप लोग, ये डंपिंग ग्राउंड में कचरा जो फेंकते हैं ना, हम वैसे लोग है ये। इनके बोलने से क्या होता है? कौन जानता है इन्हें? आज ये चीप पब्लिसिटी के लिए, दो पैसा कमाने के लिए अब किसी स्तर तक गिर गए। मैं शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मेरी बातों से आप समझ जाइए। बस ये शब्द आप दो पैसे कमाने के लिए और टीआरपी के लिए, अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइब करवाने के लिए सब इन्होंने किया है। समय रैना कोई नहीं, दो कौड़ी का ये है, सेल्फ प्रोक्लेम्ड में ये। और रणवीर अलाहाबादिया ये कौन है? कोई नहीं जानता है क्या? ये सब पब्लिसिटी के लिए, इसके लिए इनके पर कंटेंट क्रिएटर ये जो है सेल्फ प्रोक्लेम्ड कॉमेडियन, इनके पर सख्त कार्रवाई। इनको इसके हमने बॉलीवुड पूरे फिल्म इंडस्ट्री से बॉयकॉट कर दिया है। इसके लिए हमने मांग की तत्काल प्रभाव से बैन करो, और हमने ये भी मांग की फ्यूचर में इनका कोई भी यूट्यूब चैनल इनके नाम से नहीं खुलना चाहिए। ये चाहे कोई भी प्रोडक्शन हाउस बनाओ, नहीं खुलना चाहिए। इनको कोई भी टाइटल, कोई भी काम नहीं मिलना चाहिए। ये घर पे भाजी। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में महालक्ष्मी सारस नुमाइश का इफ्तिताह किया। महालक्ष्मी सारस एक सालाना नुमाइश है जो रिवायती हाथ से बनी अशिया और खदमात की नुमाइश करती है, जिसका मकसद महाराष्ट्र की पसमानदा खवातीन को अपनी मसनूआत या खदमात फरोख्त करने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करना है। आणि मला असं वाटतं त्या दृष्टीने आज एक मोठं जनआंदोलन हे या ठिकाणी बचत गटांच्या चळवळीच्या माध्यमातून सुरू झालंय। आता तर मोदीजींची संकल्पना आहे की आमच्या महिलांना लखपती दीदी बनवायचं आहे। आपल्याला कल्पना आहे, लखपती दीदी म्हणजे जी बहीण वर्षाला 1 लाखापेक्षा जास्त पैसा कमावते ती लखपती दीदी असणार आहे।
त्यामुळे लखपती दीदी जी आहे ही बनवण्याचं एक काम त्यांनी सुरू केलं. महाराष्ट्रामध्ये देखील आपण हा निर्णय केलाय की पहिल्या टप्प्यामध्ये 25 लाख, दुसऱ्या टप्प्यात 50 लाख आणि नंतर 1 कोटी आमच्या भगिनींना आपल्याला लखपती दीदी बनवायचा आहे. 11 लाखाचा टप्पा आपण पार केला. आता मला वाटतं 17-18 लाखापर्यंत आपण पोहोचलोय. 25 लाखाचा टप्पा लवकरच आपण पूर्ण करू. पण 1 कोटी तुमच्यासारख्या ज्या माझ्या बहिणी आहेत, या ज्या दिवशी लखपती दीदी बनतील त्या दिवशी खरं समाधान आम्हाला वाटेल की काही ना काही काम आपण या ठिकाणी केलेलं आहे. आणि या सगळ्या वाटचालीमध्ये ज्या काही अडचणी आहेत त्या दूर करण्याचं काम राज्य सरकार म्हणून आम्ही निश्चितपणे करू. जयकुमार भाऊंनी एक अतिशय चांगली संकल्पना मांडली आहे. मणिपुर के वज़ीर आला इन बैरन सिंह के इस्तीफे पर शिवसेना यूबीटी के एमपी अरविंद सावंत ने अपना रद्दमल जाहिर किया. उन्होंने कहा कि बैरन सिंह ने इसलिए इस्तीफा दिया क्योंकि अपोजिशन उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक ला रही थी. या भारतीय जनता पार्टी संविधान को मानती है कि वहां से शुरू करो ना. मैंने कल भी बोला था, अगर वही एक राज्य विपक्ष के हाथ में होता कि विपक्ष वहां की अगर सरकार होती तो केंद्र की सरकार किस तरह से बर्ताव करती, उसके लिए 10 मिलेंगे आपको कारण. वो हटा देते थे, राष्ट्रपति का अनुशासन लगा देते थे, ये सारी बातें करते थे ना. इतनी बड़ी हिंसा 2 बरस चलने दी और जबकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज तक मुंह नहीं खोला है, वहां गए नहीं है. ये क्या बता रहा है, क्या बता रहे हैं? सीमावर्ती एक राज्य है, उस राज्य में इतनी अस्वस्थता है, अशांतता है, तो शांति बनाने के लिए कुछ करना है कि नहीं करना है. तो ये कुछ नहीं कर रहे. संविधान को तो मानते ही नहीं. अभी इस्तीफा वो पता चला होगा, कोई नो कॉन्फिडेंस ला रहा होगा तो कर दिया होगा. पर नया हमारे यहाँ इतनी सत्ता में आने के बाद 1 महीना लगा उनको सरकार बनाने में. इट्स अ नेचुरल फिनोमेना. सी अमालगमेट नहीं हुई है, वी आर नॉट अमालगमेटेड. अलायंस और अमालगमेशन में फर्क समझ लो. एक नेशनल की राष्ट्र की जरूरत होती है, राष्ट्र के स्तर पर क्या जरूरत है उसको लेकर इकट्ठा आना, और राज्य की जरूरत क्या है उसको लेकर खड़ा रहना. मतलब कोई दुश्मनी नहीं हुई, ये कोई दुश्मनी की बात नहीं है ना. हर एक पार्टी का अपने अपनी पार्टी का विस्तार करने की क्षमता रखती है ना, कि वो अमालगमेट करके उसका अस्तित्व ही मिटा देंगे. ये तो उनकी धारणा है ना भारतीय जनता पार्टी की. जिसके साथ रहेंगे उसका सत्यानाश करेंगे, वो उनकी धारणा है. वो तो वो यहाँ नहीं है ना, यहाँ वो धारणा ही नहीं है, इसलिए चलता है. अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के अराकीन असम्बली और वज़रा की मुलाकात पर मरकजी वज़ीर रामदास अठावले का कहना है कि दिल्ली की शिकस्त अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका है. पंजाब की हालत भी ठीक नहीं है, किसानों और गरीबों को कोई राहत नहीं है. मुझे लगता है कि जिस तरह दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की हार हुई आम आदमी पार्टी की, वो उनको बहुत बड़ा धक्का है. और पंजाब की स्थिति भी अच्छी नहीं है. पंजाब के लोग नाराज है. माननीय भगवंत मान जो वहाँ मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन वहाँ के किसानों को, दलितों को, गरीबों को कोई राहत नहीं है. तो इसीलिए वहाँ काफ़ी नाराजगी है. और शायद मतलब दिल्ली के रुझान के बाद अरविंद केजरीवाल को लगता है कि भाई वहाँ फाटाफूट हो सकती है और भी कुछ ऐसा हो सकता है. इसीलिए शायद उन्होंने मीटिंग बुलाई है. ठीक है, मीटिंग बुलाई है, लेकिन पंजाब ठीक नहीं है और आगे के चुनाव में पंजाब उनके हाथ से चला जाएगा. ममता बनर्जी कह रही हैं कि 2026 के विधानसभा चुनाव हम कांग्रेस के साथ नहीं लड़ेंगे. हाँ, माननीय ममता बनर्जी ने जो बताया है कि भाई जो इंडिया आघाड़ी में तो हम 2024 में थे, लेकिन 26 में जो भी चुनाव आ रहा है विधानसभा का, वो विधानसभा का चुनाव ममता बनर्जी उनकी जो टीम की पार्टी है उनके माध्यम से अकेले लड़ेगा. ऐसा उन्होंने बताया. बात सही है, क्योंकि वह कांग्रेस पार्टी का. महाराष्ट्र में 12वीं जमात के इम्तिहानात का आज से आगाज हुआ. रियासती वज़ीर तालीम दादाजी भोसे का कहना है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम के जरिए तमाम तलबा को बहुत अच्छे मशवरे दिए. उन्होंने कहा कि तलबा को इम्तिहान को लेकर बहुत ज़्यादा दबाव नहीं लेना चाहिए. बारहवीं के सभी विद्यार्थियों को मैं शुभकामना देता हूं, उनको बधाई देता हूं. पूरे वर्ष भर उन्होंने कष्टपूर्वक
प्रयास सीखने का किया है। कल ही अपने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने परीक्षा पे चर्चा इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी विद्यार्थियों को बहुत सारी अच्छी टिप्स दी है और सभी विद्यार्थियों को विनती आह्वान है किसी भी चीज का टेंशन ना लेते हुए खुले दिल से आनंददायी अब परीक्षा को सामने जाओ, आपके कष्ट को न्याय मिलेगा और सिर्फ परीक्षा यही अपने जीवन का अंतिम ध्येय और उद्देश्य नहीं, अपना जीवन भी जिस माध्यम से यशस्वी होगा सकारात्मक चीजों से, उसका आने वाले दिनों में हम सब मिलकर अवलंबन करेंगे। मुंबई के जोगेश्वरी वेस्ट में फर्नीचर मार्केट में आतिशबाजी का वाकया पेश आया। इमरजेंसी टीमों बशमूल मुंबई फायर ब्रिगेड, मुंबई पुलिस, अडानी इलेक्ट्रिसिटी, वार्ड स्टाफ और 108 एम्बुलेंस खदमात को जायवकों पर तैनात किया गया है। इस वाकये में किसी के जख्मी होने की कोई इतला नहीं है, ताहम बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पेरिस में AI एक्शन समिट से खिताब किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमें ओपन सोर्स सिस्टम तैयार करने चाहिए जो एतमाद और शफाफियत को बढ़ाते हैं। हमें तासुबात से पाक मयारी डेटा सेंटर्स बनाने चाहिए। हमें टेक्नोलॉजी को जमहूरी बनाना चाहिए। मोदी ने मज़ीद कहा कि हमें साइबर सिक्योरिटी, डिसइंफॉर्मेशन और डीप फ्लेक्स से मुतल्लिक़ खदशात को दूर करना चाहिए। We must develop open source systems that enhance trust and transparency. We must build quality data sets free from biases. We must democratize technology and create people-centric applications. We must address concerns related to cybersecurity, disinformation, and deepfakes. And we must also ensure that technology is rooted in local ecosystems for it to be effective and useful. Friend, loss of jobs is AI's most feared disruption. But history has shown that work does not disappear due to technology. Its nature changes and new types of jobs are created. We need to invest in skilling and reskilling our people for an AI-driven future. दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के पंजाब के अरकान असेंबली से मुलाकात की। इस मीटिंग के बाद पंजाब से आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट राजकुमार चेब्बाल ने कहा कि हम पंजाब में केजरीवाल और भगवंत मान की क़यादत में चुनाव लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे अभिषेक आनंद ने राजकुमार चेब्बाल से खास बातचीत की। आप देखिए बातचीत, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के सांसद राजकुमार जी हैं। सर, आज स्ट्रैटेजी बैठक हुई है, जिस तरीके से 2027 में पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, दिल्ली में आपने करारी हार आपको मिली, किस तरीके से आप देखते हैं, क्या कुछ आपको लगता है? देखो, जीत हार तो मैं पहले भी कहता हूँ, जीत हार तो लगी रहती है। हम लोग जैसे अभी 2024 में लोकसभा चुनाव हुए तो वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में चुनाव लड़े गए, तो वहाँ पे 400 का बात थी तो 240 आए, वहाँ पे भी बीजेपी हारी है। तो हमने भी पूरे जोर से लड़ाई लड़ी, कुछ ना कुछ कमी रहेगी होगी,
कुछ ना कुछ कोई लोगों को शायद कुछ ना पसंद आया होगा, तो हमने तो अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया, मेहनत की है, अच्छी लड़ाई लड़े हैं, तो जीत हार तो लगी रहती है। तो अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं, लगातार आप लोग भी मैदान में उतर करके लोगों से बातचीत किए, जिस तरीके से आपने मैनिफेस्टो निकाला तमाम महिलाओं के लिए, ऑटो ड्राइवर्स के लिए, कहाँ पे खामियां रह गई जिसके वजह से आपको? कुछ नहीं रह गई। मुझे ये लगता है कि ये इलेक्शन जीता नहीं, लूटा गया है। इलेक्शन में जिस तरह वोटर्स की लिस्ट ऐड की गई, जिस तरह से इतने वोटर्स का ऐड हो जाना, वो अपने आप में एक चिंता का विषय है। लोकतंत्र का कहीं ना कहीं लोकतंत्र का जो इन्होंने लूट हुई है, मतलब धांधली हुई है, तो धांधली की वजह से, अदरवाइज तो लोग खुश हैं, आज भी खुश हैं। सर, लगातार इसको कहा जा रहा है कि आम कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी के 30 नेता जो हैं हमारे कनेक्शन में हैं, क्या लगता है आपको? कांग्रेस पार्टी की देखो बहुत ज़्यादा कोई अच्छी खबर मिल नहीं रही। यहाँ पे दिल्ली में जो हालात हुए, आपको पता है कि 67 सीटों पे बिल्कुल उनकी जमानतें जब्त हुई हैं। सो ये अपने आप में मैं समझता हूँ इसकी बात करनी चाहिए उनको। उनके क्यों टच होंगे उनके साथ? पहली बात तो ये, हमारी सरकार है, तो हमारे साथ सारे एमएलए हमारे साथ हैं, यूनाइटेड हैं, इकट्ठे हैं, तो ये उनको खुशफहमी है कि सपने देख रहे हैं, तो सपने देखने में क्या जाता है, सपने देखने चाहिए। महिलाओं की गारंटियों को लेकर के अगर बात करूं तो वहां पर आपने 5 गारंटियां निकाली थी, जिसमें से 4 आप लोगों ने किया, 1 गारंटी अभी भी बाकी है। क्या लगता है कि इस बार जो संसद सत्र जो आएंगे, तो क्या लगता है कि उसमें पारित होगा ये चीज़? हाँ बिल्कुल, जो हमारा बजट सेशन आ रहा है तो उसमें बिल्कुल इसकी भी प्रोविज़न होगी, तो हम वो भी बहुत जल्दी देंगे। तो आगे की अब क्या रणनीतियां हैं पंजाब में? जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कि भगवंत मान सीएम फेस चेंज करने वाले, डिप्टी सीएम का भी फेस चेंज होने वाला है, क्या लगता है कि इस पे भी कुछ बातचीत हुई है? ऐसा तो कुछ नहीं, भगवंत मान तो अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, लोग पीपल आर हैप्पी विद इट, तो अच्छे काम किए हैं। उसको उन कामों को और जो गति है वो तेज गति से और तेज गति से करेंगे। सर, आखिरी सवाल ये है कि ऐसा नहीं लग रहा है कि दिल्ली में जिस तरीके से हार का सामना करना पड़ा, तो इसका इफेक्ट पंजाब में भी पड़ सकता है? क्योंकि लगातार जिस तरीके से महिलाओं ने जो आरोप भी लगाए, दिल्ली में भी आरोप लगा, तमाम बीजेपी के महिला कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किया कि महिलाओं को उनको सम्मान नहीं मिला, तो क्या लगता है कि पंजाब में भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है? ऐसा कुछ नहीं, कोई इफेक्ट नहीं। पंजाब एक जो डिफरेंट स्टेट है, वहाँ पे ऐसे बाहर वाली स्टेटों का कोई असर नहीं पड़ता। पंजाब में पंजाबियत की बात की जाती है, पंजाब की डेवलपमेंट की बात की जाती है। जब तक पंजाब की डेवलपमेंट हो रही है तो वरी वाली को बात नहीं है, हम जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में राजकुमार जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि पंजाब जो है पूरी मजबूती के साथ लड़ने वाली है, और लगातार जिस तरीके से उनकी जो नीतियां जो है वो सामने नजर आएगी, क्योंकि 2027 में चुनाव है। अब देखने वाली बात होगी कि 2027 में जो चुनाव जो होने वाले हैं वो आगे किस तरीके से होता है, क्योंकि आज स्ट्रैटेजी बैठक भी हुई है, तमाम बड़े नेता भी यहाँ पर आए। हालांकि उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो भी आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। अब देखने वाली बात होगी कि 2027 में पंजाब में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वो कितनी कारगर साबित होती है। वीडियो जर्नलिस्ट बलवंत के साथ अभिषेक आनंद, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।